Hello friends, good morning to all of you. Myself Dr. R.K. Prajapati. I am in front of you with a new topic, typhoid and paratyphoid fever. Enteric fever भी इसे कहा जाता है. It is also called salmonellosis in medical science with a term. Okay, about this I will discuss in this video. So please, if you want to learn about the all overview of the typhoid, please watch this video with at the end. Okay, now let's start the video about the typhoid and paratyphoid fever, a type of the enteric fever. Enteric fever इसे इसलिए कहते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है. इसके अंतर्गत ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसको enteric fever भी कहा जाता है. All of the signs are related to gastrointestinal, so that also called enteric fever. So now let's start the video about the type. So I am going to discuss about the short introduction and basic information about the typhoid fever with a general consideration. Enteric fever means typhoid fever is a clinical syndrome which constituent the gastrointestinal symptoms. Gastrointestinal symptom with headache, malaise, any kind of the salmonellosis when infected into the human body called salmonellosis. Its storms goes towards the serotype. इसे सेरोटाइप कहते हैं. इसी टाइप वर्ड से इसे टाइफाइड का टर्म दिया गया, इसे टाइफाइड कहा गया. दिस infection spread into the body, transmitted into the body with the consumption of contaminated food and water. hey, हम लोग जो द्रव लेते हैं, कोई भी लिक्विड पीते हैं, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, एनीथिंग, कोई भी लिक्विड, या कंटामिनेटेड फूड, कोई दूषित भोजन या जल से के इंटेक के वजह से हमारे बॉडी में यह इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है. ओके, नाउ आफ्टर देन इट इज ऑल्सो ए इन्फेक्शन और ए पैथोजेंस ऑफ द इंट्रासेलुलर. ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर में इसका टॉक्सिसिटी होता है, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स भी इफेक्टेड होते हैं जो इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे जीबी, गॉल ब्लैडर के अंदर, किडनी के अंदर, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है. दिस ऑल ऑफ द पॉइंट आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो नाउ गेट्स स्टार्ट विद द साइन एंड सिम्टम्स. इसका लक्षण क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये मरीज टाइफाइड के हो सकता है. तो रोज स्पॉट रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया, दिस इज द साइन, नॉट ए सिम्टम्स. ये सिम्टम्स नहीं है, साइन है. साइन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, ऑर्गन्स के, हमारे बॉडी के अंदर में क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं उसे हम लोग साइन कहते हैं. ओके, तो रोज स्पॉट रिलेटेड टू ब्रेडिकार्डिया, मरीज के स्किन पर रोज स्पॉट माने गुलाब के कलर के स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं, और जब वो स्पॉट्स आते हैं तो ब्रेडिकार्डिया होता है. ब्रेडिकार्डिया मीन्स द डिक्रीज लेवल ऑफ पल्स रेट, यानी पल्स रेट 40 से कम होता है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं. हेपेटोस्प्लिनोमेगाली यानी लीवर और स्प्लीन में सूजन हो जाना. ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलता है ड्यू टू गैस ब्लॉटिंग ड्यू टू एनी अदर ओरिजिन. एंड टेंडरनेस, टेंडरनेस में राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के अंदर में हम लोग ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उसमें टेंडरनेस, सूजन महसूस होता है, और वहाँ पर पेन भी महसूस होता है मरीज को कंप्रेस करने, कंपल्सेशन करने के बाद. ओके, द स्लो स्टेबल, नेक्स्ट है स्लो स्टेबल. ये कि हमारा साइन नहीं है, सिम्टम्स है. ओके, लक्षण है. स्लो स्लेप्डर राइज ऑफ फीवर टू मैक्सिमम, देन स्लो रिटर्न टू नॉर्मल. धीरे धीरे, स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टेप लेडर, स्टेप माने स्टेप वाइज, धीरे धीरे हमारा फीवर जो है बॉडी के अंदर बढ़ता है ऑन टू द पीक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट. ये ज़्यादा से ज़्यादा फीवर बढ़ने लगता है, और देन स्लो रिटर्न टू नॉर्मल, और फिर धीरे 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 कम भी हो जाता है. दिस इज द पैटर्न ऑफ फीवर इन द टाइफाइड फीवर. टाइफाइड फीवर के अंदर इस प्रकार का बुखार आने का पैटर्न होता है. ओके, देन ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ मलाइज. मलाइज, मरीज को एक मिचली या ना बेचैनी जैसा महसूस होता है. ओके, एंड हेडेक, सर में दर्द होता है. सोर थ्रोट, सोर थ्रोट का भी कंडीशन मिलता है. एंड कॉफ,
कॉफ मीन्स खांसी हो जाता है, एंड आइदर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, या कभी कभी डायरिया हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड विद द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के लेने से ये इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है। जैसे कि पहले मैंने बता चुका, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 14 days, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 40 days। जब यह बैक्टीरिया हमारा बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, इन्फेक्शन फैलाता है, तो 5 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 14 दिन के बाद इसका सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ओके, द इंट्रासेलुलर पैथोजेंस में डिस्टिंक्ट द लंग्स जीबी सीएनएस सिम्टम्स, ये इन्फेक्शन लंग्स तक जा सकता है, फेफड़ा तक, किडनी तक जा सकता है, किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मरीज जब क्लिनिक में आता है तो हम लोग एग्जामिनेशन करते समय क्या क्या उसमें देखते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के केस में। तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर, चिल्स, मलाइज इंक्रीज करता है, एंड हेडेच, कॉफ, सोर थ्रोट, डायरिया समटाइम एंड कॉन्स्टिपेशन। इफ द ascending condition of the fever in a stepwise fashion, stepwise fashion में जब बुखार बढ़ता है तो इस प्रकार के सिम्टम्स ग्रेजुअली हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखने को मिलते हैं। ओके, इन अब सिम्टम्स जो है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक के अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। तो फर्स्ट वीक में सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट वीक में हमें फीवर देखने को मिलता है ग्रेजुअली स्टेप लेडर कंडीशन में, स्टेप लेडर कंडीशन में हमें फीवर देखने को मिलता है, मलाइज मिलता है, ओके, हेडेच देखने को मिलता है, सोर थ्रोट देखने को मिलता है, ओके। एंड जब हम सेकेंड वीक में जाते हैं तो ये सिम्टम्स अगर कंटिन्यूअसली अगर बना रहा तो आफ्टर क्रॉसिंग द 1 वीक, 1 सप्ताह क्रॉस करने के बाद सेकेंड वीक्स में कुछ सिम्टम्स इस प्रकार के हो सकते हैं, जिसे रोज स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, हाई फीवर देखने को मिलेंगे, और डायरिया देखने को मिल सकते हैं, एंड कॉन्स्टिपेशन भी मरीज में देखने को मिलता है। इफ दिस फीवर इज नॉट वेल कंट्रोल विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट वीक, they will be progressed in next week of third week। जब थर्ड वीक्स में ये फीवर जाएगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट को कुछ सीएनएस सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे मरीज को मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, कन्वल्सन्स भी आ सकता है, और मरीज सीवियर इलनेस का पेशेंट हो जाता है। बहुत लंबा समय तक उसका इलनेस रहने की वजह से नाना प्रकार के सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलता है, और some patient will not be survive with typhoid fever and goes toward those rare cases and convert with risk to the death। Okay, now we are going to discussing about the laboratory investigation। हम laboratory investigation क्या करेंगे, यानी जांच क्या क्या करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में कॉमनली पहले क्या जांच कराया जाता है ये हम जान लेते हैं। भीम, कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए कराया जाता है क्योंकि हम पहले सिम्टम्स बताए हैं कि ल्यूकोपेनिया होता है मरीज को, ल्यूकोपेनिया होता है, मतलब WBC का काउंट इंक्रीज करता है, तो हमें CBC में देखने को मिल जाएगा। प्लस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन का सीवियरिटी क्या है, हमें CBC में देखने को मिलता है। इसके बाद में सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कराएंगे, तो सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमारा बिडाल टेस्ट आएगा, जो कि कॉमनली बिडाल टेस्ट कराया जाता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में रिकमेंडेड नहीं होता है, इसके लिए हमें एलाइजा कराना जरूरी होता है। ओके, बट अगर देखा जाए तो ये टेस्ट जो है, ये जो मेन इसका प्रिंसिपल डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर जो है वो है हमारा ब्लड कल्चर।
वो क्या है? ब्लड कल्चर। 3 प्रकार के कल्चर हम कराएंगे यहाँ पर। ब्लड कल्चर, इसके बाद यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर, इसके बाद स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर, एंड इन सीवियर केसेस, इन सीवियर टाइफाइड केसेस, सीवियर टाइफाइड केस में बोन मैरो कैंसर, बोन मैरो कल्चर भी कराया जाता है। बोन मैरो कल्चर इज नीडेड सम फॉर सम पेशेंट if the patient comes under the severe typhoid infection. Okay, the blood culture is the principal test which is a appropriate diagnostic method to the typhoid fever. Then urine culture, ब्लड स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर इसलिए कराया जाता है कि ये इंटेरिक इन्फेक्शन है, ये इंटेराइटिस, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैलता है, और ये स्टूल कल्चर कराने से ये डायग्नोस होता है कि उसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया है या नहीं। एंड इन सम सीवियर केसेस द बोन मैरो कल्चर भी कराया जाता है, जिससे कंप्लीट डायग्नोसिस होता है कि व्हाट आर द सीवियरिटी ऑफ टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड एंड पाराटाइफाइड फीवर एज ए साल्मोनियोसिस। ट्रीटमेंट आप जानते हैं ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। सो antibiotics, the appropriate antibiotics can be prescribed for the treatment of typhoid fever. appropriate का मतलब ये होता है कि उससे संबंधित यानी बीमारी के नीड के अकॉर्डिंगली और पैथोजेंस के नीड के अकॉर्डिंग किस पैथोजेंस का क्या ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग एप्रोबायोटिक एंटीबायोटिक कहते हैं, एप्रोबायोटिक एंटीबायोटिक कहते हैं। तो क्लोराम्फेनिकल जो एंटीबायोटिक है वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ओके, क्लोराम्फेनिकल जो पैरेक्सिन के नाम से मार्केट में इसका कैप्सूल अवेलेबल है, इसका इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, बच्चा के लिए सिरप भी अवेलेबल है। ओके, now I will not go to discuss about the doses from here. And amoxicillin means a penicillin group of antibiotic, penicillin group of antibiotic, penicillin group of antibiotics का प्रयोग हम करेंगे। एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं 500 mg BD, ओके, या कैलेमोनिमिक एसिड के साथ हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेफिक्जिम and Cefixime is a cephalosporin group of antibiotic can be prescribed for the typhoid fever, and its combination also ofloxacin, okay, and sometimes azithromycin is a macrolides group of antibiotic generally administered in that patient who is having the upper URTI। URTI इन्फेक्शन अगर मरीज में देखने को मिलता है, या ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या होता है? ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। यह एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देते हैं। ओके, और यह ग्राम पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स कहलाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे एडमिनिस्टर करेंगे हम लोग जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों होता है। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों फॉर्म में जो एंटीबायोटिक्स काम करता है उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे एमोक्सिसिलिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ओके, नेक्स्ट, इफ द ट्रीटमेंट has been administered in the patient
and cure the typhoid disease in first week, no need to go in second weeks. If the treatment is not appropriate and not treated the typhoid fever completely, the sign and symptoms will continuously in second weeks. For second weeks and third weeks, the treatment will be start with higher antibiotic. Next we are going to discussing about the which kind of higher antibiotic can be needed for the patient of typhoid fever. Here higher antibiotic सिफालोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक का हम लोग प्रयोग करेंगे. द थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक सेफ्ट्रियाजोन सोडियम, इसका इंजेक्शंस आता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द एज एंड weight of the patient, the dose of the ceftriaxone can be decided by the physician. Okay, so ceftriaxone can be administered, and cefotaxime is a broad spectrum antibiotic, can be administered for the treatment of typhoid disease. And sometime amikacin ग्रुप एंटीबायोटिक, इसका भी इंजेक्शन आता है. ओके, ये एक ग्लाइकोसाइडेज ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है. दोस्तों ये एमिनोग्लाइकोसाइडेज ग्रुप का एंटीबायोटिक है मिकासिन, जो केमिकली सिंथेसाइज एंटीबायोटिक है. ओके, जिसका प्रयोग हम लोग अगर मरीज को अगर डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइफाइड में कभी डायरिया भी होता है, तो डायरिया के सिम्टम्स अगर देखने को मिलता है तो मिकासिन एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग हम लोग करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द डोज ऑफ एंटीपायरेटिक्स हियर. एंटीपायरेटिक दोस्तों, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर. तो फीवर को कम करने वाले यानी फीवर रिड्यूसिंग ड्रग को हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं. फीवर रिड्यूसिंग ड्रग को एंटीपायरेटिक कहा जाता है. जैसे PCM पैरासीटामोल, ये हम 500 mg TID या 650 mg TID इन एडल्ट के डोज में एडमिनिस्टर कर सकते हैं. एंड सम ऑफ द नीड ऑफ द पेशेंट कैन बी सम ऑफ मेडिसिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड with the doctor. And now we are going to start about the prevention of typhoid disease. यानी what are the prevention of typhoid disease here? यानी टाइफाइड से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है. तो ये here the prevention है avoid the contaminated and food water intake and do not comes with the infectious person stool. Because of this the typhoid can be occur with the fecal oral route से भी ये प्रॉब्लम ये डिजीज होता है. तो हमें इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड करना है. एंड इसका प्रिवेंशन, मेडिसिनल प्रिवेंशन ये हो सकता है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इसका जो होता है वो दो तरह का होता है, ओरल वैक्सीन एंड पैरेंटल वैक्सीन. जो ओरल वैक्सीन होता है वो मुंह से दिया जाता है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट है. इसका ये है, वो ओरल वैक्सीन से फीवर जेनराइज हो जाता है, फीवर जेनराइज हो जाता है, ठीक है ना. और सम टाइम डिस्टेंशन वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से ओरल वैक्सीन का प्रयोग कम किया जाता है. लेकिन पैरेंटल वैक्सीन का प्रयोग इंजेक्शन, जैसे टाइफिम VI के नाम से एक वैक्सीन आता है. इसको हम एवरी मंथ, इसका डोज है एवरी ईयर्स इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं फॉर 3 years. Then the typhoid will not be comes again with that patient. Okay.
Thank you. If this video is informative for you, like and subscribe my channel. Thank you.